हाँ जी, जो गुड आफ्टरनून एवरीवन। कर लिया बच्चों काम? सिलेबस का देखो आप, ये तो क्लियर ही है कि आपका पूरा सिलेबस ही आएगा और उसमें चॉइस आएगी। तो जो आपका बचा हुआ पार्ट है वो मार्च में करेंगे हम ना। चॉइस मतलब यही होगा कि आपको जैसे मतलब प्रोबेबली पर सब्जेक्ट 45 की जगह यू विल गेट लेट्स से 60 क्वेश्चंस और आपको उसमें 60 में से 45 अटेम्प्ट करने होंगे बस। मतलब 45 ही कर सकते हो आप अटेम्प्ट, ये होगा। मतलब वो 60 आते हैं या 55 आते हैं, बस वो डिपेंड करेगा। मतलब है तो यही पक्का कि चॉइस आएगी। सर, जो हम मॉक पेपर्स प्रैक्टिस करेंगे उसका पैटर्न आप चेंज करोगे उसके हिसाब से? हाँ, मतलब जब एक बार फाइनल हो जाएगा तो फिर उसी अकॉर्डिंग होगा। ओके सर। नहीं, ईएमआई तो हो गया था बच्चों, है ना? क्या करना है आज? एसी? एसी एंड ईएम वेव्स। यस। थर्ड क्वेश्चन, हाफ वेव रेक्टिफायर, तो नंबर ऑफ पल्सेस प्रेजेंट इन रेक्टिफाइड वोल्टेज। तो जैसे हमें याद है हाफ वेव में क्या होता है कि सिर्फ हाफ साइकिल्स को कन्वर्ट कर देता है। अब गलती ये करोगे कि जल्दबाजी में आप कह दोगे कि आंसर 25 है, बट क्या आंसर 25 आएगा? 50 ही आएगा, है ना? क्योंकि 50 एक सेकेंड में 50 साइकिल्स आएंगे, 50 पॉजिटिव 50 नेगेटिव, तो आपको 50 पॉजिटिव पीक्स मिल गई, है ना? अगर फुल होता तो 100 मिलती। सिक्स क्वेश्चन, जस्ट आफ्टर की इज प्रेस्ड द रीडिंग इज। तो जैसे ही हम की क्लोज करेंगे, ऊपर वाले में कैपेसिटर है, कैपेसिटर विल बिहेव लाइक अ स्ट्रेट वायर, इंडक्टर विल बिहेव लाइक अ ब्रोकन वायर। तो इंडक्टर वाली ब्रांच में तो कोई करंट नहीं होगा, कैपेसिटर वाली ब्रांच में पूरा करंट होगा। तो मैक्सिमम इन वन, जीरो इन टू आ जाएगा। अच्छा, इसका आंसर गलत है क्या? सिक्स्थ का डी आना चाहिए। ठीक कर लो। नाइन्थ क्वेश्चन, 100 watt ideal inductance on pressing the switch। तो अगेन
वही t इक्वल टू 0 पे तो ब्रोकन वायर, तो एकदम तो बल्ब नहीं ग्लो करेगा, और बाद में स्ट्रेट वायर फिर कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, मतलब बल्ब ग्लो करता रहेगा, तो बी आ जाएगा। इसका भी बी कर दो। सर 9th का डी नहीं आएगा, वो इन पैरेलल कनेक्ट किया है उसको, इंडक्टेंस को। अच्छा पैरेलल है, मैंने देखा नहीं पैरेलल, हाँ मतलब बेसिकली ये अरेंजमेंट हो गया, बल्ब इंडक्टर, हाँ ऐसे है अरेंजमेंट। हाँ इसका डी आएगा बच्चों, सॉरी पैरेलल है, मैंने सीरीज मान लिया था, क्योंकि बाद में तो फिर सारा करंट इंडक्टर के थ्रू ही फ्लो करेगा। आगे बच्चों, टैंक सर्किट कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा देखते हैं इसमें बच्चों आगे। ट्वेंटी सेवेंथ क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन ऐसा आपके मॉड्यूल में है। क्या करना है आपने इसमें, हम कह रहे हैं कि 10 एम्पेयर करंट कैन फ्लो एट 1.5 एट 15 वोल्ट्स, तो is connected with an alternating source of potential this much, तो frequency of choke required to light the bulb is, तो आपको बल्ब की रेजिस्टेंस पता चल गई कि रेजिस्टेंस 1.5 है, तो अब आपके पास एक आरएल सर्किट बन गया जिसमें आपको वोल्टेज पता है 220 है, करंट 10 भेजना है, तो उसके करेस्पॉन्डिंग फिर आप इम्पीडेंस निकालोगे, इम्पीडेंस से फिर एल निकल आएगा। थर्टियथ में आपकी दो इक्वेशंस बन जाएंगी कि
पहले जो करंट आई है वो आपका v अपॉन रूट ऑफ आर सी स्क्वायर प्लस 1/ω²c² है। बाद में I/2 जो है आपका v ओवर रूट ऑफ r² प्लस ओमेगा को 1/3 किया है, तो 9 की टर्म आ जाएगी। इन दोनों को इक्वेट कर दो, उससे आपके पास आपको क्या निकालना है, रेशियो ऑफ रिएक्टेंस टू रेजिस्टेंस। तो आपको मतलब ओमेगा सी रेशियो आर निकालना है, वो निकल आएगा। ओमेगा सी रेशियो आर नहीं, ओमेगा सी इंटू आर, मतलब 1/ओमेगा सी रेशियो आर निकालना। आगे पार्ट 2। सेवनटीन्थ क्वेश्चन, हमें पावर कंपेयर करनी है। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसमें देखो, जो एक तो ये वाला रेडियस है कैपिटल आर, जो मतलब एक तरह टर्न्स का रेडियस है, और एक है वायर का रेडियस, उसको हम कह देते हैं स्मॉल आर। तो सबसे पहले तो इसमें करंट कितना बनेगा, हम कैसे कहेंगे कि मतलब b इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फ्लक्स हुई, इससे ईएमएफ बन गई आपकी पाई आर स्क्वायर इंटू dv/dt। तो ये आपकी ईएमएफ है। इससे अब हम अगर पावर की बात करें तो पावर हो जाएगी, एक इसको हमें नंबर ऑफ टर्न से भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो पावर हो जाएगी ईएमएफ स्क्वायर बाय रेजिस्टेंस ऑफ वायर। ठीक है, जिसके अंदर आ जाएगा ईएमएफ स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस हुई रो, लेंथ ऑफ वायर अपॉन एरिया, एरिया में एक आर स्क्वायर की टर्म आ गई ऊपर। राइट, तो आप देखो कि जो फाइनली प्रोपोर्शनैलिटी बन रही है पावर की, वो किसके प्रोपोर्शनल बन रही है, r⁴ इंटू n²
इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, है ना। अब अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को 4 टाइम्स करोगे तो जो रेडियस है वो 1/4 रह जाएगा, क्योंकि टोटल लेंथ ऑफ वायर तो सेम ही रहेगी। तो ये कितनी हो गई पावर, मतलब 1/4 is to power 4 into 4 square ऐसे बनेगा। देखो सही लिखा मैंने या कुछ कहीं गलती कर दी। EMF स्क्वायर बाय आर किया मैंने रेजिस्टेंस, EMF में आर स्क्वायर इंटू एन है, तो आर 4n स्क्वायर बन गया ना। तो कुछ गलत किया मैंने। देखो भाई किसी स्टेप में कुछ गलती तो नहीं है। EMF स्क्वायर इंटू स्मॉल आर स्क्वायर ही बनेगा ना बच्चों। EMF में R4 आएगा, फिर n स्क्वायर आएगा, इससे तो 1/64 आ जाएगा। ये आएगा बच्चों, इसको ठीक कर लो, 1/64 होएगा। आगे ट्वेंटी सेवेंथ में रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको VL और VC तो दिया ही हुआ है, तो उससे आप VR तो निकाल ही सकते हो।
मतलब वोल्ट मीटर रीडिंग तो निकला ही सीधा, करंट के लिए तो नहीं चाहिए। अ, 50 क्या निकाल सकते हैं हम? अच्छा हाँ, मतलब गिवन होनी चाहिए, यस, तभी आंसर निकलेगा। इफ यू आर गिवन कि R इज इक्वल टू 50 ओम। ट्वेंटी थर्ड, 1000 वाट बल्ब की पावर रेटिंग हो गई, ये हमने वोल्टेज अप्लाई कर दी। मतलब ये इनकम्प्लीट है इंफॉर्मेशन 23rd में। मतलब हमें ये गिवन होना चाहिए कि वो बल्ब्स की मतलब वोल्टेज रेटिंग क्या है, उसके बिना तो हम नहीं बता सकते। मतलब इस इंफॉर्मेशन से तो हम करंट बता ही नहीं सकते कि जब तक हमें वोल्टेज रेटिंग ना दी हो। No? 29th question, if a lamp consumes only 25% of peak power in an AC circuit, then what is the phase difference between applied voltage and applied current? बच्चों ये बताओ, क्या मैं 29th में ऐसे लिख सकता हूँ कि भी पावर होती है ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई इज इक्वल टू 1/4 ऑफ ई इंटू आई, कि भाई दूसरे केस में कॉस फाई को मान ले लिया।
बताओ ऐसे लिखने में क्या गड़बड़ है? बोलो भाई। मतलब आई सेम थोड़ी रहेगा, है ना? जो लेफ्ट हैंड साइड पे और जो राइट हैंड साइड पे आई है वो तो डिफरेंट होगा। तो फिर कैसे करोगे इसको? बोलो भाई, क्या करोगे इस क्वेश्चन में? ये करा बच्चों किसी ने 29th? आई थिंक मतलब वो जो कहना चाह रहे हैं इस केस में ये होना चाहिए कि मतलब जैसे ये हम यहाँ पे ऐसे कुछ भी लगा दें एक तो पीक पावर की बात तो उस केस में हो रही होगी कि मतलब पीक पावर कब होती है? रेजोनेंस में होती है ना? तो हम कह रहे हैं कि उससे 25% ही लग रहा है पावर कंज्यूम हो रही है। मतलब पीक पावर तो ये हुई, हम इसका 1/4 यूज कर रहे हैं। ये क्या हुआ देखो बच्चों, ये हुआ इसक ई इंटू IRMS इंटू cos फाइव, है ना? तो ये बन गया E² बाय Z, आई को मैं लग दिया एज E/Z इंटू cos फाइव को भी लिख दिया एज R/Z।
तो इससे देखो आपके पास क्या बन गया कि आर स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर इज 1/4, तो r बाय z इज हाफ विच इज इक्वल टू cos फाइव। तो फाइव आपका 5/3 आ गया। अंडरस्टूड? इसको भी ठीक कर लो। आगे बच्चों, vi कैसे कर रहे हो? जैसे सर वो आपने पहले लिखी थी EI/4 करके। नहीं, उससे तो फिर cos फाइव 1/4 आ जाता ना। अच्छा, हाँ जी सर। आगे बच्चों, brightness of bulb decreases when? ब्राइटनेस ऑफ बल्ब डिक्रीजेस मतलब करंट कम होना चाहिए। तो जब हम आयरन रॉड इंसर्ट करेंगे बच्चों कॉइल में, तो क्या होता है, कॉइल फ्लक्स कांस्टेंट रखना चाहती है। फ्लक्स क्या होती है? L इंटू आई। L एकदम बढ़ जाएगा आयरन डालने से, तो आई कम हो जाएगा। तो ए ठीक है। और कोई बचाओ इसमें? ये कुछ पर्टिकुलर टाइप के सर्किट को कहते होंगे। एनीवेज हमें जरूरत तो नहीं पड़ती उसकी, है ना? कुछ 45 L और C लगे हुए हैं। रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज नेग्लिजिबल। Energy stored in the circuit is completely magnetic at time, being measured from the instant when the circuit is closed. बच्चों हमने LC सर्किट्स पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? ओके, तो ये बेसिकली उसी पे ही बेस्ड है, LC सर्किट, राइट? तो अब इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि हमें ये नहीं बताया हुआ कि t इक्वल टू 0 पे क्या था, मतलब कैपेसिटर चार्ज था या इंडक्टर चार्ज था या क्या था। मतलब क्वेश्चन का मतलब तो यही है कि एनर्जी इज कंप्लीटली मैग्नेटिक। एनर्जी कंप्लीटली मैग्नेटिक का क्या मतलब हुआ? जब इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है, मतलब कैपेसिटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है,
ठीक है, तो एक तो इसका बच्चों टाइम पीरियड आता क्या है? वन बाय टू पाई रूट एल सी करके, मतलब टाइम पीरियड वाला जो फॉर्मूला है उससे क्या आता है बच्चों? टाइम पीरियड पाई आता है क्या? ये बन गया बच्चों, दिस बिकम्स -8 बन गया है ना, तो 5 × 10⁻⁻⁻⁴ आ गया। तो पाई मिली सेकेंड्स आ गया इसका टाइम पीरियड। ठीक है, तो अगर मैं 1 मिनट के लिए अज्यूम करूं कि इनिशियली कैपेसिटर पूरा चार्ज था, ठीक है, तो इनिशियली मतलब एनर्जी सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गई, मतलब ऐसे मान लो, चलो इनिशियली अगर हम माने कि कैपेसिटर पे चार्ज 0 था, तो हम सिर्फ इंटरवल देखना चाह रहे हैं, तो t = 0 पे ऐसा हुआ कि सारी एनर्जी मैग्नेटिक है। मनमंदर तुमने आज बताया नहीं, लो बैटरी। मुझे 2 मिनट रुकना पड़ेगा, वो स्विच ऑफ हो गया। हाँ बच्चों, मैं आपको ये कह रहा था कि अगर हम बेसिकली हम ये समझ गए ना कि हर हाफ साइकिल के बाद ऐसा होगा कि जब एनर्जी कंप्लीटली मैग्नेटिक हो जाएगी। हाफ साइकिल का मतलब क्या हुआ कि मतलब 1.57, राइट। अब हम ये नहीं बता सकते, लेकिन क्योंकि हमारे को इनिशियल सिचुएशन दी नहीं हुई, तो हम ये नहीं बता सकते कि 0 या 1, 0 एंड 1.57 होगा या उसके बीच वाला टाइम होगा।
एक मिनट। तो वो आफ्टर एवरी हाफ साइकिल होगा, मतलब आफ्टर एवरी 1.57 सेकेंड्स। तो मतलब ऑप्शंस के हिसाब से बी हो सकता है, बट जरूरी नहीं है कि बी हो, है ना। मतलब वो 0, 1.57, 3.14 भी हो सकता था। क्लियर? ये बच्चों हमने आंसर कौन सा चेंज किए थे, मुझे बताना फटाफट। पार्ट 1 में सिक्स का डी और 9 का डी। ठीक है जी। इससे बच्चों मुझे लग रहा है कि जो क्वेश्चंस आप कर सकते होगे वो बड़े कम होंगे, है ना, ईएम में। बताओ बच्चों। ये बच्चों करी है कि नहीं करी शीट? अरे बोलो कुछ भाई, करनी है नहीं करनी है, क्या करना है? चलो फिर इसको तो अभी किसी का कोई डाउट नहीं है इसमें? चलिए बाद में ही करेंगे डिस्कस, है ना, जब वो कर भी लेंगे हम वो पार्ट। ईएम वेव में तो वैसे कुछ खास है नहीं, ना? सर वो एसी की एक बार वो शीट खोलना। हम्म
वो पार्ट 2 का 17th क्वेश्चन। सर उसमें 1/16 आंसर आ रहा है। 16 आ रहा है। किस तरह से? सर जो पावर आएगी दैट विल बी वी स्क्वायर अपॉन आर। जो वी स्क्वायर है हमारा वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एन स्क्वायर और कैपिटल स्मॉल आर स्क्वायर के बराबर। सॉरी, स्मॉल आर रेज़्ड टू द पावर 4। एक मिनट, जो ईएमएफ थी हमारी वो थी पाई आर स्क्वायर dv by dt into n ना। हाँ जी सर। तो पावर हो गई प्रोपोर्शनल टू ईएमएफ स्क्वायर, मतलब r4 n स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस है रो एल बाय ए, तो ये उसका आर स्क्वायर आ गया यहाँ पे। सर लेंथ जो होगी वो भी तो वेरी करेगी नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पे। नहीं, वही चीज अब क्लियर नहीं है। मतलब अगर तो हम ये मान रहे हैं, मैंने जो पहले किया था, मैंने तो उसमें ये माना था कि लेंथ कांस्टेंट है। हाँ जी सर। अगर वो लेंथ को वो माने कि कांस्टेंट नहीं है अगर तो 16 फिर हम क्या मान रहे हैं कि रेडियस कांस्टेंट है, रेडियस भी आप कैपिटल आर। और इंक्रीज भी कर रहे हैं लेंथ वायर की। नहीं, मतलब हम रेडियस वही रखा हमने कॉइल का, तभी लेंथ इंक्रीज हुई ना। अच्छा हाँ जी सर, ठीक है। तो हाँ जी सर वो नलीफाई कर देंगे, ठीक है सर। तो वो क्लियर होना चाहिए बस कि क्या चीज है। एक सर 23rd क्वेश्चन में हम्म हम ये डायरेक्ट नहीं कह सकते कि वो जो एसी वोल्टेज पे जब उन बल्ब्स को चलाएंगे तो पावर 1000 वॉट आएगी। नहीं, एक्चुअली उन्होंने ये लिखा हुआ है पावर रेटिंग ऑफ 1000 वाट। अच्छा हाँ जी सर। पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 22। इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी होती है हाफ एल आई स्क्वायर। सर पर वो फॉर्मूला तो हमने डीसी के लिए नहीं निकाला था, यहाँ पे भी लग जाएगा। हाँ, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब करंट आई होना चाहिए बस। ठीक है, ठीक है सर। हाँ जी बच्चों, डन। सर ये 4 टर्म्स एक बारी बता दो। एडमिटेंस, इम्पीडेंस, ससेप्टेंस एंड कंडक्टेंस। देखो, इम्पीडेंस तो हमें पता ही है ना। हाँ जी सर, मतलब जो नेट है आ गया। रूट ऑफ एक्स एल माइनस एक्स ई होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये इम्पीडेंस है। जो एडमिटेंस होती है वो इसका उल्टा होती है, 1/इम्पीडेंस। ठीक है। हाँ जी अ, सर। और आपने क्या बोला था? कंडक्टेंस एंड सस्पेक्टेंस। कंडक्टेंस, इसको आप मतलब दो तरीके से समझ सकते हो। हीट वाले चैप्टर से अगर हम समझ लें इसको, मतलब कंडक्टेंस होती है के ए बाय एल या 1/ρ ए बाय एल। हाँ जी सर। और सर सस्पेक्टेंस जो
क्या कह रहे हो? क्या है ये? सस्पेक्टेंस एक्स्ट्रा देता हूँ। या ससेप्टेंस? ससेप्टेंस। This is related to circuits, susceptance. हाँ जी सर। ये एक सेकंड में देख लेता हूँ। ससेप्टेंस की आपको वैसे जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। ये बेसिकली ना एक एसी सर्किट्स का टोटली ऑल टुगेदर एक डिफरेंट मेथड होता है स्टडी करने का, विच इज इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मैथ्स का एक चैप्टर होता है, उससे बनता है ये। मतलब ससेप्टेंस का मतलब जो फॉर्मूला बनता है दैट टर्न्स आउट टू बी रिएक्टेंस अपॉन इम्पीडेंस का स्क्वायर। और कुछ बचाओ? डन बचाओ? चलो ठीक है बच्चों, ओके देन, सी यू नेक्स्ट वीक, बाय।